हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एक 38 प्रश्न का समान अध्ययन का सीरीज चालू किए थे प्रैक्टिस सेट का। तो आइए, इस क्लास में 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 3 है। तो चलिए क्लास नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्रम में आपका पहला प्रश्न है कर आए कि G20 देश के श्रम संबंधी समूह श्रम 20 की शिखर बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी। तो श्रम 20 की जो बैठक थी 21 से 23 जून के बीच, 21 से 23 जून के बीच 2023 में कहां पे हुआ था? बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई थी? तो इंदु सुंदरेशन द्वारा पुस्तक लिखा गया था गुलाब का पर्व। कौन सा पुस्तक है? गुलाब का पर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? कृत्रिम परितंत्र का मतलब होता है कि जो मानव ने बनाया है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या चट्टानों मानव ने बनाया है? क्या घास का मैदान मानव ने बनाया है? क्या जल जीवशाला या मत्स्यशाला, यानी कि जहाँ पे मत्स्यशाला कहते हैं जहाँ पे हम लोग मछलियों को पालते हैं, और अगला है रेगिस्तान, इसमें से कौन मानव द्वारा निर्मित है? यही प्रश्न पूछ रहा है। तो जल जीवशाला जो है, मत्स्य तालाब मानव ने खुदवाया था, इसलिए कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं। देखिए, जो करेंसी नोट और सिक्कों को कहा जाता है कागजी मुद्रा। क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 कि राजस्थान का गणगौर प्रथा किस देवी देवता के लिए संबंधित है? तो देखिए, जो गणगौर पर्व होता है वो राजस्थान का एक पर्व है। इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का है। मतलब यहाँ पे कहाँ पे लिखा गया है कि सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत लिखा गया है। ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो चेतन भगत द्वारा लिखा गया उपन्यास है वो है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 करा कि भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो जो भक्ति संत नैनार थे वो भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव के भक्त थे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सी क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 कराए कि द इनविजिबल मैन किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है? तो ये लिखा गया है हर्बर्ट जॉन वेल्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है
कि कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? तो भारत के साथ भूमि साझा करने वाले टोटल 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। क्या आप सातों का नाम बता सकते हैं? तो एक बार नोट कर लीजिएगा कि कितने भारत के पड़ोसी देश हैं, अर्थात सीमा साझा करने वाले देश हैं। इसमें है म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चीन और बांग्लादेश। ये टोटल 7 देश हैं जो भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 11 कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस सन में हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था सन 1928 में। सन 1928 में हुआ था इसकी स्थापना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने सन में, मतलब किस सन में बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था? किस सन में? तो 1885 में ये फैसला लिया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे आप हमें बताएंगे? चलिए हम ही बता देते हैं। A.O. ह्यूम क्या थे? इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। एक प्रश्न और आप हमें बताएंगे, थोड़ा सा आपको हम पीछे लेके चलते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना किया किसने था? इसकी स्थापना किसने किया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूं, सचिंद्र सान्याल जी थे। सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना किया था। चलिए अगले प्रश्न पे, कौन सा प्रश्न देख रहे थे हम लोग? प्रश्न नंबर 12 हो गया था। प्रश्न नंबर 12 हो गया था। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबज वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था लोदी वंश के द्वारा। लोदी वंश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भी बात याद रखिएगा, लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो थे इब्राहिम लोदी। और आप हमें एक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का आप हमें अंतिम शासक जरूर बताएंगे कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, संस्थापक तो हमने बता दिया बहलोल लोदी, लेकिन अंतिम शासक आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? यानी कि कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सोलुंग है, सोलुंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बाकी जो 3 त्योहार है, एक कहाँ कहाँ मनाया जाता है आप हमें जरूर बताएंगे। हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में सब पढ़ा दिए हैं, आप हमें जरूर बताएंगे। अगर ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे देख रहे होंगे तो जरूर हमें उम्मीद है कि बताएंगे। और बाकी आप लोगों को भी जिनको अगर इन तीनों का प्रश्न का आंसर यदि आ रहा होगा तो जरूर हमें बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न को थोड़ा सा हमें कस्टमाइज करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां तक ठीक है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस संदर्भ में
निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो 21 जून 2024 को मनाया गया है, ये 10वां मनाया गया है। कब मनाया गया? कौन सा मनाया गया है? 10वां मनाया गया है। देखिए, तो कौन सा कथन सत्य है पूछा है हमसे। कह रहा है कि इस दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया था। 23 वाले की बात हो रही है, 24 वाले की नहीं। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तीसरा कह रहा है कि इस वर्ष का विषय योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम था। सही बात है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन था? हाँ, आपका वसुधैव कुटुंबकम तो था, सही बात है, जबलपुर में आयोजित हुआ था। लेकिन इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी न होके कौन थे? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा और ऑप्शन 1 और 2 किस में लिखा है? सी में लिखा है। और यही विकल्प नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो गणतंत्र की अवधारणा है वो हम लोग लिए हैं फ्रांस के संविधान से। गणतंत्र की अवधारणा हम लोग कहाँ से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए हैं। क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? प्रश्न नंबर 18, बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, तो जो बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और सारे प्रश्न नो ही टफ है और नो ही एकदम इजी है। हमने सभी प्रश्न को मॉडरेट क्रम में रखा हुआ है। और जो हमारे ऑफलाइन वाले छात्र होंगे उनको तो सब आसान लग ही रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? तो मिशेल ओबामा की आत्मकथा है बिकमिंग। कौन सी है? बिकमिंग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजादी से पहले के भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आजादी से पहले गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले जो पहले व्यक्ति थे हमारे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ही गरीबी रेखा की अवधारणा पर सर्वप्रथम चर्चा किए थे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों में जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है उनकी संख्या है 12। उनकी संख्या है 12। आप हमें बताएंगे कि राज्यसभा में सदस्यों की सीटें कितनी होती हैं, ये आप हमें बताएंगे। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये 2 प्रश्न आप हमें बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 22 कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम किण्वन के रूप में। क्या कहा जाता है? उसको किण्वन कहा जाता है। जब चीनी को अल्कोहल के रूप में बदलते हैं उस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? किण्वन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है कौन? कालबेलिया। कौन संबंधित है? कालबेलिया। बाकी जो 3 ऑप्शन है
वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे सब पढ़ा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्या थी जिन्हें वर्ष 1952 में पद्मश्री और वर्ष 1999 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 3 आपका गलती से आ गया होगा, ये 3 आपका नहीं है, ये 3 आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया था शोभना नारायण को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां से आप हमें एक प्रश्न बताएंगे कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे, किस घराने से संबंधित है, ये प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 कर आए, थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं इसको। हाँ चलिए एकदम बेहतर। कह रहा है प्रश्न नंबर 25 कि संयुक्त राष्ट्र ने गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके सामने कथन दिया है, करे कि जैव विविधता की रक्षा करना, कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद करना, ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना। ये तीनों आपका सही है, इसलिए तीनों किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 26 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा त्योहार केरल में मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा सा गलत सेट हो गया हमसे। कोई भी त्योहार दिए गए ऑप्शन के अनुसार केरल में नहीं मनाया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस जो ऑप्शन नंबर बी है, केरल ही का रहा है ना? हाँ केरल का रहा है। तो इसको आप कर लीजिएगा बिशु, और यही बिशु आपका सही आंसर हो जाएगा। यही त्योहार बिशु। अरे हमने क्या लिख दिया इसको, हमने उल्टा लिख दिया इसको। चलिए मैं एक बार इसको सही करने का प्रयास करता हूँ। ये हाँ, कौन सा त्योहार है? तो विशु त्योहार है। हमने उल्टा ही लिख दिया था उसको। चलिए हमने सही कर दिया, विशु। इसको आप गलत कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं था, टाइपिंग हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 का करा है कि अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम का स्थान है। यानी कि अलकनंदा और धौली गंगा जहां पे आके मिलती हैं, उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम क्या है आप बताएंगे हमें? चलिए मैं ही बता देता हूं। उस स्थान का नाम आपका हो जाएगा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा नदी का क्या है? संगम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ज्योग्राफी का प्रश्न था, कोचिंग में सब कुछ पढ़ा दिया गया है, क्लियर ना? चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 28 कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था सन 1920 नहीं 1906 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो 17 जून 2023 को प्रदान किए गए, निम्न में से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? यानी कि 2023 वाला जल पुरस्कार में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो वो रहा था मध्य प्रदेश। कौन सा रहा था? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? यदि यहां तक की बात क्लियर है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 30 कराए कि मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में
यहाँ तरलता होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तरलता हो गया है, तरलता होना चाहिए, बना लीजिएगा आप लोग। तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आपका खुला बाजार परिचालन। क्या कहलाता है? खुला बाजार परिचालन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 31 कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से, इसको हटा दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा निम्नलिखित। ठीक है, चलिए। कह कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी उत्पादक है? यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, आलू का होता है, गन्ना का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है, ये प्रश्न आप हमें बताएंगे। किस राज्य में धान की खेती सबसे अधिक, यानी कि धान का उत्पादन सबसे अधिक, किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे अधिक, और किस राज्य में आपका जूट का, यानी कि जूट को करते हैं पटसन का, और किस राज्य में मूंगफली का। इतना आप हमें प्रश्न का उत्तर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि श्रमिकों के बच्चे को आर्थिक सहायता प्रदान करना। श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि जनवरी 2023 में राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, ये परिषद ने किस देश के ISIL-SEA को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो किसको घोषित किया गया है? एक घोषित किया गया है इराक को। किसको किया गया है? इराक को। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 34 कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए की प्रव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 35 का रहा है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था घाटों का शहर बनारस में। कहाँ पे? बनारस में। आप हमें बताएंगे कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे में बसा है? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। एक गंगा नदी के किनारे बसा है। आप हमें बताएंगे कि गंगा नदी के बाएं छोर पे कि दाएं छोर पे। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि वाराणसी गंगा नदी के बाएं पे है या फिर दाएं पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि इनमें से किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2022 का व्यास सम्मान मिला था, जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होगा वही व्यास होगा,
ज्ञान चतुर्वेदी को, जिसके पास ज्ञान है वही व्यास है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था ब्रेंडन फ्रेजर को, ब्रेंडन फ्रेजर को। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 करा है कि किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता था। सर्वप्रथम आप तो पहला प्रश्न यही याद रखेंगे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। तो करा कि किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो जीता था कर्नाटका ने, कर्नाटका ने। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के हमने टोटल 38 प्रश्न को देख लिया और अच्छे से समझ लिया। इसमें आप लोग को जितना प्रश्न आता होगा आप जरूर हमें बताएंगे कि इस 38 प्रश्न में से कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता था। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।